अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के पार्ट नंबर 40 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बड़ी स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और वह है कहावतें। जो हर ज़बान में अपनी अपनी कहावतें होती हैं, मिसालें होती हैं, जो बज़ाहिर उनका मतलब कुछ और होता है, लेकिन वो सबक के लिए, नसीहत के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। तो ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जब आप ये बात करते हैं, गुफ्तगू करते वक्त जब आप कहावतें बोलते हैं ना, तो सुनने वाले पे बड़ा असर पड़ता है इसका। वो समझता है कि बंदा जो है ना बड़ा समझदार है और ऑन द स्पॉट वो अपना पॉइंट लेके आ रहा है। तो ये बात बड़ी असर करती है गुफ्तगू में। तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी कहावतें होती हैं। अगरचे अल्फाज जो होंगे वो हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू की कहावत से अलग होंगे, लेकिन मतलब वही होगा, मौका महल बोलने का वही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें नाच ना आए आंगन टेढ़ा, सही है। अब इसको इंग्लिश में अगर आप करेंगे तो अल्फाज बीच में डांस के नहीं आएंगे, आंगन के अल्फाज बीच में नहीं आएंगे, सही है। टेढ़ा के अल्फाज बीच में नहीं आएंगे, अल्फाज चेंज होंगे, लेकिन वो अपने लिहाज से वो कहावत इस्तेमाल करते हैं। अपने वर्डिंग उनकी होती है, अपने अल्फाज होते हैं और हमारे अल्फाज अपने होते हैं, लेकिन मतलब दोनों का सेम होता है। उनका मौका महल सेम होता है, एक ही मौके पर वो इस्तेमाल दोनों किए जा सकते हैं। उर्दू में अगर बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो वो बोलेंगे, ठीक है। तो हर ज़बान के अपने अपनी कहावतें होती हैं, लेकिन मतलब किसी और ज़बान में आप लेके जाएं तो अगरचे उसके अल्फाज का मतलब तो तब्दील होगा, लेकिन उसका मौका महल जो होगा वो एक ही होगा, सही है। दाल में कुछ काला काला है, दाल में कुछ काला है कहते हैं ना। अब इसका मतलब अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है। इस तरह के मुख्तलिफ प्रोवर्ब्स। तो आज आपके लिए मैं 10 प्रोवर्ब्स जो हैं, 10 प्रोवर्ब्स आपके लिए लेकर आया हूँ। इनको हम इंग्लिश में कहावतों के कहते हैं प्रोवर्ब्स, ठीक है। प्रोवर्ब्स कहते हैं, जो कि कहावतें होती हैं, मिसालें होती हैं, आप यूँ कह लें कि मुहावरे होते हैं ऐसे कि जो डेली लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको अगर आप समझेंगे नहीं तो आप कैसे फिर इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो आज इसलिए आपके लिए हम प्रोवर्ब्स लेकर आए हैं। तो आपने गौर से सुनना है, लिखना है अपने पास, नोट करना है और मुझे पढ़ के सुनाने भी हैं। बहुत स्पेशल क्लास है आज आपकी, बहुत अहम है। इस तरह के हम और भी बहुत सारी ढेरों चीज़ें आपके लिए लाएंगे बोलते वक्त। जब हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस आपसे करवाएंगे तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, तो आपको तैयार भी होना है। आज मैं सिर्फ 10 प्रोवर्ब्स जो हैं वो आपको लिखवा रहा हूँ। आपने लिख कर समझ कर मुझे सेंड करना है और मुझे पढ़ कर सुनाने भी हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। नंबर 1, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, सही है। अ बैड वर्कमैन, अब इसका मतलब अल्फाज के कुछ और है। अ बैड वर्कमैन का मतलब ये है कि जो वो शख्स के जैसे काम करना नहीं आता, सही है। क्वारल्स का मतलब होता है झगड़ना, विद हिज टूल्स, अपने ही औजार से। जैसे काम करना नहीं आता वो अपने ही औजार से झगड़ता है, ये मतलब है। अंग्रेज इसको इस तरह में बोलते हैं, हम उर्दू में बोलते हैं कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। एक आदमी उसको नाच करना नहीं आ रहा और वो कह रहे हैं भाई ये आंगन जो है, मतलब ये जो सहन है जिस पे मैं डांस कर रहा हूँ, ये टेढ़ा है, इस वजह से मुझसे डांस नहीं हो पा रहा, सही है। नंबर 2, हम बोलते हैं कि भाई शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही शैल अपीयर। इसके अल्फाज भी तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। स्पीक ऑफ द डेविल मतलब शैतान के बारे में बात की, शैतान का नाम लिया, एंड ही शैल अपीयर, और वो सामने आ गया, ठीक है, वो सामने आ जाएगा। तो ये मतलब हो गया शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इनको अपनी डेली लाइफ में जब ऐसी बात हो किसी का, अच्छा ये नेगेटिव इसको सेंस में यूज़ करना ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ करें। इंग्लिश में ख़ास तौर पर आप किसी का जिक्र कर रहे हो, चाहे वो आप इसकी इज़्ज़त ही करते हो, अंग्रेज़ों के यहाँ ये है कि अगर आप किसी के जिक्र कर रहे हो और वो सामने आ जाए तो उस वक्त उस मौके पर ये बोला जाता है कि स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही शैल अपीयर। शैतान का नाम लो तो वो सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये मतलब होगा यहाँ। नंबर 3, हम अक्सर बोलते हैं कि जैसा देश वैसा भेस, कहते हैं ना हम। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब इंग्लिश में एज इट इज़ अल्फाज नहीं होंगे, अल्फाज चेंज होंगे। कैसे बोलेंगे हम? व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। रोम मतलब सल्तनत रूम की बात हो रही है। जब रूम में हो तो वैसा ऐसा करो जैसा कि रूम वाले करते हैं, रूमी लोग करते हैं जैसे। तो हमने इसको अपने ज़बान में कैसे बोलना है? जैसा देश वैसा भेस। लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अच्छा, सिंपली ये भी बोलते हैं डू एज द रोमन्स डू, ये भी अक्सर बोलते हैं। नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं उनकी बातें मैंने सुनी है कई बार, तो वो ऐसे बोलते हैं, सही है। तो वो मतलब यही हिस्सा बोल देते हैं कि डू एज द रोमन्स डू। जब ऐसी सिचुएशन हो ना, काम कर रहे हो, सारे एक ही तरीके से काम कर रहे हो, सही है,
उसमें कोई एक बंदा अगर बड़ा कोई मुखलिस आ जाता है बाहर निकल के कि भाई नहीं, मैंने ईमानदारी से, मैंने बड़ा अच्छा, मैंने वैसा काम करना है, वैसा करना है, उससे कहते हैं भाई थोड़ा ठंडे हो जाओ, डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा बेस करो भाई, ज़्यादा मुखलिस बनने की ज़रूरत नहीं है। तो अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहते हैं, डू एज द रोमन्स डू। तो पूरा क्या है, व्हेन एंड रोम डू एज द रोमन्स डू, जब रोम में हो तो वैसा करो जैसा कि रूमी लोग करते हैं। ठीक है। नंबर 4 हमारे पास है कि दाल में कुछ काला है, तो हम क्या कहते हैं, समथिंग इज़ फिशी। दाल में कुछ काला है, समथिंग इज़ फिशी। अब यहाँ पे दाल का जिक्र तो नहीं किया हुआ है, सही है, ब्लैक का जिक्र भी नहीं किया है, लेकिन समथिंग इज़ फिशी, दाल में कुछ काला है, इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। नंबर 5 पे हमारे पास है, वो कहते हैं ना कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, एवरी डॉग फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ऑन डंग हिल। एवरी डॉग फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ऑन डंग हिल। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अब इसकी लफ्जी अगर ट्रांसलेशन आप देखें तो एवरी डॉग, हर कुत्ता, ठीक है, फाइट्स बेस्ट, अच्छी लड़ाई करता है, ऑन हिज ऑन डंग हिल, अपने, ऑन OWN ऑन है, दूसरा वाला ऑन जो है वो OWN ऑन है। तो ऑन का मतलब है अपना, सही है, तो अपने, ऑन हिज ऑन डंग हिल, अपने ही ढेर पर। डंग हिल का मतलब ढेर, कचरे वगैरह का ढेर, जो उसका अपना इलाका है, अपनी जो हुदूद है उसकी। तो कहते हैं कि अपनी हुदूद में तो कुत्ता भी अच्छी लड़ाई करता है। तो हम उर्दू में क्या कहते हैं, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। ज़रा बाहर आओ ना, फिर देखते हैं। बच्चों के दरमियान जब लड़ाइयाँ होती हैं तो अक्सर इस तरह की बातें करते हैं ना, अपने मोहल्ले में तू बात करे, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, बाहर निकल के हाँ तुझे देखते हैं, तो ऐसी बातें करते हैं ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरी डॉग फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ऑन डंग हिल। नंबर 6 पर हमारे पास बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, प्रोवर्ब है कि कदम उठाने से पहले सोच लो। सही, कदम उठाने से पहले सोच लो। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, लुक बिफोर यू लीप। क्या कहेंगे, लुक बिफोर यू लीप। अ स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9। जो वक्त पर सिलाई लगा दी जाए ना, वो 9 दफ़ा सिलाई लगाने को बचा देती है। एक और हमारे पास इंग्लिश का प्रोवर्ब है, कहते हैं कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। टू मैनी कुक्स का मतलब बहुत सारे बावर्ची, स्पॉइल बर्बाद कर देते हैं, ब्रॉथ खाने को। सही, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, बहुत सारे बावर्ची खाने को बर्बाद कर देते हैं। एक डिश है और उस पे बहुत सारे बावर्ची लगाए हुए कि भाई तुम सब ने मिल के ये बनाना है, ठीक है। तो बर्बाद कैसे करेंगे, एक बोलेगा नमक डालने का नंबर है, दूसरा बोलेगा नहीं नमक तो मैंने डाल दिया, तीसरा बोलेगा नहीं नमक नहीं डाला, चौथा बोलेगा मिर्ची डालनी है। तो ऐसे क्या होगा, खाने का कुछ और ही कचूमर बन जाएगा, ठीक है। तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी वो काम के जो किसी एक आदमी ने करना हो, ठीक है, उस पर बहुत सारे लोगों को अगर लगा दिया जाए तो क्या होता है, उससे लड़ाई हो जाती है, फितना हो जाता है और उल्टा वो काम भी बर्बाद हो जाता है। तो उर्दू में मुहावरे में अगर मेरे जहन में जो आ रहा है इसका, वो ये है कि आमतौर पे कहा जाता है, मौलवी हजरात ज़्यादातर नाराज़ ना हो जाएं, तो कहते हैं कि भाई 2 मुल्लाओं में मुर्गी भी हराम है। कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है ये, तो कहते हैं कि 2 मुल्लाओं में मुर्गी भी हराम है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। नंबर 9 पे जो हमारे पास इंग्लिश का प्रोवर्ब है वो है कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, मतलब रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में तामीर नहीं हुआ। वाज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करके वाज़न्ट कर दिया, सही है। जैसे इज नॉट का इजेंट होता है, डू नॉट का डोंट होता है, डिड नॉट का डिडेंट होता है, हैव नॉट का हैवेंट होता है, तो वाज नॉट का वाज़न्ट, ठीक है। तो रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, रोम जो है वो एक दिन में तामीर नहीं हुआ, एक दिन में रोम की सल्तनत जो है वो खड़ी नहीं हुई, इस पर काफ़ी टाइम लगा है। तो ये मुहावरा, ये कहावत इस्तेमाल की जाती है किस मामले में, कि कोई ऐसा काम कि जो बहुत अजीम शान हो, बहुत बड़ा हो, और उसके लिए कोई आपसे कहे भाई जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम लगा दिया तुमने, इतनी जल्दी, इतना टाइम लगा दिया तुमने। फॉर एग्जांपल कोई मुझसे कहे सर इतना लंबा कोर्स, 6 महीने का कोर्स आप करवा रहे हैं, 6 महीने का कोर्स, तो मैं आगे से कह सकता हूँ कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, सही है, एक दिन में रोम भी तामीर नहीं हुआ, सही है। तो बहुत लंबा, बड़े कामों में टाइम चाहिए होता है ज़्यादा। तो हमारा जो कोर्स है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गहराई तक जाकर अल्फाज की तहकीक करके, अल्फाज की मीनिंग्स, उनकी ट्रांसलेशन, उनकी गलतियाँ, उनकी मिस्टेक्स भी आपको बताते हैं, स्ट्रक्चर भी समझाते हैं, सारी चीज़ें हम लेकर साथ चलते हैं, सही। स्पीकिंग भी आपसे करवाते हैं, आप बोल के हमें वॉइस करके सेंड करते हैं व्हाट्सअप पे। तो ये क्या है, ये हमारा तरीका है। स्लोली हम जा रहे हैं आगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको आए। खाली हमने जो है खाना पूरी नहीं करनी है, खाना पूरी करना हमारा मकसद नहीं है। वैसे तो कोर्स करवाने वाले ऐसे भी हैं कि जो 2 महीनों में कहते हैं हम कोर्स करवा देंगे,
लेकिन हमें पता है वो कैसे कोर्स करवाते हैं। ठीक है, खाना पूरी वाला काम नहीं है, काम हो तो सही से हो, पाबंदी से हो और अच्छा हो। नंबर 10 पे हमारे पास प्रोवर्ब है कि अमल अल्फाज से ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब अगर किसी को आप अल्फाज से समझाएं, किसी को आप मुंह से समझाएं कि भाई ऐसा करो करो करो, तो आप अगर अमल करके दिखाएंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके कि आप मुंह से बोलते रहें कि भाई ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। तो अमल अगर आप करेंगे तो आपको देख के लोग ज़्यादा मुतासर होंगे बनिस्बत आपकी ज़बान से अगलों को नसीहत करने के। ठीक है, तो ये 10 प्रोवर्ब्स हैं जो आपको हमने बता दिए। ये आपने लिखने हैं अपने पास और हमें सेंड भी करनी है इनकी पिक्चर, और साथ में आपने इनको मुझे समझाना है कि भाई किस मौके पर हम ये प्रोवर्ब बोलेंगे। सिर्फ पढ़ के नहीं सुनाइएगा, साथ में समझाइएगा किस मौके पर हम बोलेंगे। मैंने आपको हर चीज़ क्लियर करके समझा दी है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमारा, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हम टैग क्वेश्चंस, पास्ट सिंपल के टैग क्वेश्चंस हम बनाएंगे। टैग क्वेश्चन बनाते हैं आज। चलिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जैसा कि हमने सिंपल प्रेजेंट सिंपल में टैग क्वेश्चंस बनाए थे, इसी तरीके से वही तरीका है पास्ट सिंपल पर। हर टेंस का वही तरीका है, सही है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है कोई भी। आपने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ लिया, हर टेंस, किसी भी टेंस में आप जाएंगे टैग क्वेश्चन का वही स्ट्रक्चर होगा, सही है। खाली हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग आएगी कि सिंपल का हेल्पिंग वर्ब कुछ और है और कंटिन्यूअस का कुछ और है, परफेक्ट का कुछ और है हेल्पिंग वर्ब, सही है। तो ये हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग जो है ना, ये आपको अपने जहन में खाली रखनी है। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा कि भाई कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से टेंस में आते हैं। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि भाई इन टेंसेज में ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी फिलहाल आप साथ साथ चल रहे हैं हम लोग, तो आप अपने जहन में बिठाते जाएं। जो हमने पढ़ लिया उसका हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल में डू डज आता है, पास्ट सिंपल में डिड आता है, सही। ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल के। तो हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हुए टैग क्वेश्चन बनाने हैं। किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले, अच्छा, दोनों का वही तरीका होगा, अफर्मेटिव का हेल्पिंग वर्ब, सही है, और नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब, जो मैं आपको प्रेजेंट सिंपल में जिस तरीके से बताया था ना, उसी तरीके से यहाँ भी होगा। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव लिखता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखता हूँ पास्ट सिंपल का, सही। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है मेरे पास। शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, खाना पकाया उसने, सही है। शी कुक्ड फूड पास्ट सिंपल है, क्यों? सब्जेक्ट आ गया, सही है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की। उसके बाद हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, खाना पकाया। अब मुझे अगर इसका टैग क्वेश्चन, अफर्मेटिव के पे टैग क्वेश्चन लगाना है, टैग क्वेश्चन लगाना कहा जाए तो मैं क्या करूँगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा इसको, ये मेरे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अब इसका मैं टैग क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अफर्मेटिव का टैग क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे बनाऊंगा मैं? ये पूरा अफर्मेटिव का पूरा सेंटेंस ये ऐसे ही आ जाएगा, शी कुक्ड फूड, सही है। उसके बाद मैं क्या लगा दूंगा? कॉमा, सही है। शी कुक्ड फूड, कॉमा। अब क्या लगाना है? अफर्मेटिव है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट भी लगाना है और उसको मिला के लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखना है, बगैर कॉन्ट्रैक्शन के नहीं लिखना है, सही है। अब कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, सही है। तो नोट को साथ में कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा? डिडेंट, सही है, डिडेंट। उसके बाद मुझे डिडेंट के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट लाना है, सही है। याद रखिएगा, बाज़ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लाना है ना, जैसे प्रेजेंट सिंपल का मैंने दिया था, मेरे पास वो आए थे, चलें वो भी मुझे याद आ गया, बता दूं मैं कि यहाँ पे जैसे शी है ना, तो बाज़ स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ था यहाँ पे डिडेंट हर, डिडेंट हर लिख दिया था यहाँ पे, सही है। तो हर कैसे लिखेंगे यहाँ पे? मुझे बताइए, हर कौन सा प्रोनाउन है? सही है, ये तो हमारे पास डिडेंट तो हो गया, चलें यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे हर कौन सा प्रोनाउन? मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए। टैग क्वेश्चन लगाना है तो मुझे लास्ट में कौन सा प्रोनाउन चाहिए? सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, और कोई प्रोनाउन मैं नहीं मानूंगा। अंग्रेज, इवन के अंग्रेज भी नहीं मानेंगे, ठीक है। मेरे से मुराद ये कि अंग्रेज जो बोलने वाले हैं, गलत है, मिस्टेक है, जुमला पूरा आपका गलत हो जाएगा इससे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन लाना है। हर तो आ गया, अब पढ़ें, शी, हर, हर्स, ये होगा ना पूरा जो आपको मैंने चार्ट लिखवाया था प्रोनाउंस का। भी खोल के, पेज खोल के पलट के देख लीजिए, आपके पास लिखा हुआ है। तो शी सब्जेक्ट, उसके बाद हर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हर पोजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद वाला हर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा, ऐसे ही आपके पास लिखा हुआ होगा। तो मुझे सबसे पहले वाला शी मुझे यहाँ पे लाना है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन वो है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा लाना है? शी लाना है, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा? शी।
डिडंट शी। अब इसका मतलब क्या बन जाएगा, उसने खाना बनाया ना, उसने खाना पकाया है ना, ठीक है, ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब मेरे पास नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा, नेगेटिव, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में पहले लिख लूँ ताकि आपके जहन में आ जाए कि नेगेटिव हमने बनाना कैसे, आपको पता तो वैसे भी है। मैं इसका नेगेटिव बनाता हूँ। शी डिड नॉट भी कर सकते हैं, डिडेंट भी कर सकते हैं। अब बताइए क्या लिखूंगा, कुक। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्यों, नेगेटिव है। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कुक फूड। सही है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया कि उसने खाना नहीं बनाया। अब उसने खाना नहीं बनाया तो नेगेटिव होगा। मुझे बनाना है टैग क्वेश्चन, तो उसने खाना नहीं बनाया ना, ये पूछने जा रहा हूँ मैं, उसने खाना नहीं बनाया ना। अब उसने खाना नहीं बनाया ना, ये ना जो साथ में ना, ये बड़ी कहानी करता है। तो अब मैं छोड़ी, यहाँ पे मैं शी नहीं लगाता, चलो यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए ना। जॉन लिख लेता हूँ। अब बोलेंगे सर जॉन का नाम ही आपको आता है, अंग्रेज़ों के इतने ज़्यादा नाम मुझे आते नहीं। जॉन डिड नॉट कुक फूड, जॉन ने खाना नहीं बनाया। ठीक है, अब मैं इसका टैग क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ। तो टैग क्वेश्चन बनाते वक्त मैं क्या करूँगा, ये एज इट इज़ पूरा का पूरा नेगेटिव सेंटेंस पूरा उतार दूंगा। जॉन आ गया, सही, जॉन डिड नॉट कुक फूड, सही, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद क्या लगाना है, कॉमा लगा दूंगा, ये आ गया हमारा कॉमा। सही, जॉन डिड नॉट कुक फूड, कॉमा आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में डिड के साथ नॉट नहीं लगाना मुझे, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड के साथ नॉट लगाना गलत हो जाएगा। अफर्मेटिव में हमें डिड के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। नेगेटिव टैग क्वेश्चन में, अफर्मेटिव में नेगेटिव टैग क्वेश्चन में हमें डिड के साथ नॉट नहीं लगाना, सिर्फ डिड आएगा। डिड के बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन लाऊंगा मैं, सही, सब्जेक्ट लाना है डिड के बाद। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, बाद स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एज इट इज सब्जेक्ट का नाम उठा के वही यहाँ पे लगा लिया, तो जॉन लिख दिया यहाँ पे। क्या ये सही है जॉन का यहाँ पे लिखना? एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन लाना है, सब्जेक्ट नाउन नहीं लाना, नाउन नहीं लाना, सब्जेक्ट प्रोनाउन लाना है। अब मुझे सब्जेक्ट प्रोनाउन लाना है लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक लाना है। सब्जेक्ट प्रोनाउन तो आएगा लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। मैं यहाँ, आप बोले सर ऊपर शी लिखा है तो यहाँ भी शी लिख दूँ, डिडंट शी, डिड शी, गलत हो जाएगा, डिड शी गलत हो जाएगा। क्यों? शी अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या सब्जेक्ट जो है वो मुअन्नस है? सब्जेक्ट वाहिद मुअन्नस है। अगर सब्जेक्ट वाहिद मुअन्नस हो तो फिर सही है, शी लिख दूँ। मैंने यहाँ पे जानबूझकर मुज़क्कर, जॉन एक लड़के का नाम है, सही है, तो मैं क्या लिखूंगा, डिड ही, सही है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा साथ। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव टैग क्वेश्चन। जॉन डिडंट कुक फूड, डिड ही, सही, जॉन ने खाना नहीं बनाया ना, ये हमारा इसका मतलब बन गया। अभी कुछ सेंटेंसेस आपको देता हूँ, आपके लिए प्रॉब्लम एक दे रहा हूँ आपको, आपने इनकी मुझे इंग्लिश बनाकर सेंड करनी है। टैग क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको। नंबर 1, तुमने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया ना। नंबर 2, तुमने पतंग उड़ाई है ना। नंबर 3, तुम पहाड़ पर नहीं चढ़े ना। नंबर 4, तुमने परफ्यूम लगाई है ना। नंबर 5, साइमा ने नए शूज़ नहीं पहने ना। उन्होंने मुझे कॉल नहीं की ना। हमने तुम्हें बुलाया है ना। वो घर गए हैं ना। हमने वीडियो नहीं देखी ना। तो ये हमारे 8 सेंटेंसेस आपको मैंने दे दिए। ये सेंटेंसेस आपने टैग क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव नेगेटिव मिक्स हैं। आपने मुझे इनका टैग क्वेश्चन लगाकर मुझे लिख कर सेंड करने हैं। वोकेबलरी बेस में न्यू कुछ होगी आपके लिए, और देखते हैं कि आप कैसे बनाते हैं ये। ठीक है, सोच समझ के सही से आराम सुकून से बैठ के बनाएं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।